एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज। जी हाँ, आज की क्वेश्चन है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो 2020 के क्वेश्चन बैंक को आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक सीरीज है। तो चलिए क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस का शुरू करते हैं। पिछले 5 सालों का हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो आते हैं पहले नंबर क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ है खंड अ में कि 48 प्रश्न थे उस समय 2020 में, उसमें से हम लोगों को 48 में से 40 क्वेश्चन करना होता था, लेकिन अभी 80 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था, आपको याद होगा कि द्वितीय महायुद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, इस युद्ध के बाद यूरोपीय संघ नामक संस्था का उदय हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय संघ नामक संस्था का उदय हुआ था। द्वितीय महायुद्ध 6 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। ये मार्टिन लूथर किंग बोले थे, मार्टिन लूथर किंग बोले थे। इसका आंसर आप लगा के आएंगे कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। ये मार्टिन लूथर किंग बोले थे। आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी बोले थे मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। ईसा मसीह के जन्म से तो आप जानते हैं समय का ये चल रहा है। भारत में मतदाता होने के लिए, वोट डालने के लिए, ध्यान से देखिए, सवाल ये है कि भारत में वोट डालने के लिए मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। कम से कम वोट डालने के लिए, बटन डालने के लिए ये 18 वर्ष है। भारत में वोट डालने के लिए 16 वर्ष नहीं है, 17 वर्ष नहीं है, 19 वर्ष नहीं है। वोट डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष चाहिए। शादी करने के लिए लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन बैंक के सीरीज नंबर अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। तो संघीय और संसद प्रणाली है। भारत में शासन की संसदीय और संघीय प्रणाली है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। आगे देखिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है जहां कोयले का उत्पादन होता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में झारखंड वो राज्य है जहां पे कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जादूगोड़ा भी यहीं पे है झारखंड में, और झारखंड में आपको धनबाद भी है, औद्योगिक नगर कहा जाता है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, लोहा बनाने वाला उद्योग, भारत का प्रथम लौह इस्पात, लोहा और स्टील इस्पात बने स्टील उद्योग कौन है। ये टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लौह इस्पात कंपनी टिस्को, ये भारत का पहला है जो कि झारखंड में है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखना बच्चों। आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। मारिएगा, ये सड़क मार्ग से संबंधित है। सड़क मार्ग में NH होता है, SH होता है, और जिला की सड़कें होती है। जिला की सड़कें भी होती है। याद रखिएगा
याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क मार्ग से संबंधित है। गंडक परियोजना है किस में है? गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। याद रखिएगा, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। इसको याद रखिएगा, याद रखेंगे हम लोग कि गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कि वो काम लोकतंत्र में नहीं होता है, वो काम लोकतंत्र में नहीं होता है, वो खोजना है। कानून के समक्ष समानता बिल्कुल होता है। स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल होता है, आप अपने मन से चुन सकते हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था बिल्कुल होता है, उत्तरदायी होना चाहिए। बहुसंख्यक का शासन ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होता है, ये अनुरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा वही शासन करेगा, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं है ऐसा कि जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा वही शासन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में वैसे ही। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर। गलत बात है, नहीं रे बाबा नहीं। जब नागरिक उदासीन होगा तो लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है? जब नागरिक नाखुश हो लोकतंत्र सफल कैसे हो सकती है? ये गलत है। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक जब गैर कानूनी कार्रवाई नागरिकों पे होगा ये भी गलत है। नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ये बिल्कुल सही है। जब नागरिक विवेकपूर्ण तरीके से काम करेगा तो ये बिल्कुल सही है। चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? आज हम लोग देखते हैं, कहता है ये अपना क्षेत्र है, ये अपना क्षेत्र है, ये अपना क्षेत्र है। तो क्षेत्रवाद के भावना का क्या कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद, जब किसी क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, यही प्रक्रिया क्षेत्रवाद कहलाती है। और इसका क्या कुपरिणाम है? इसका कुपरिणाम अपने क्षेत्र से लगाव पैदा हो ही नहीं सकता। क्षेत्रवाद है तो लगाव नहीं पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगा। राष्ट्रहित गलत नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता ये भी नहीं हो सकता है। तो क्षेत्रवाद से क्या हो सकता है? अलगाववाद हो सकता है, सब बंटवारा हो जाएगा, कहेगा अलग हो जाओ, ये हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है इससे। तो ये क्षेत्रवाद से अलगाववाद हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, कोयला क्या है? कोयला कैसा संसाधन है? तो कोयला खत्म हो जाता है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। सब दिन नहीं रहता है ना, कोयला समाप्त हो जाता है, और जो समाप्त हो जाता है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। जैव तो नहीं होगा क्योंकि जिंदा है नहीं। नवीकरणीय में आता है वायु, वायु के बाद जल आता है, जल के बाद सौर ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा आता है, ETC ये सब आता है। ठीक है, याद रखिएगा कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल भी और नवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन को देखिए, भूस्खलन है। मिट्टी जब कटता है, नदी होता है, नदी में पानी होती है और मिट्टी का तट, नदी का किनारा कट कट के गिरता है, तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकता है, ये मानव के नियंत्रित में नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद मानवीय आपदा अगर आप कहेंगे तो आतंकवाद हो गया। अगर आप हमसे पूछना चाहे कि डॉक्टर चेतन सर ये मानवीय आपदा क्या है, यह आतंकवाद, आतंकवाद, यह आपके आतंकवाद हो गए, यह आपके आतंकवाद हो गए, याद रखिएगा, यह आपके आतंकवाद। महासागर के तल के कंपन का परिणाम है। जब महासागर में कंपन आता है और महासागर के पानी डोलते हैं, हिलते हैं, तो वो सुनामी का कारण आता है। तो महासागर में जो गति आता है तो वो सुनामी रहता है। याद रखिएगा कि महासागर में आने वाला कंपन, महासागर के तल में आने वाला कंपन सुनामी होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल। आइए, करा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंप में कौन सी तरंग पहुंचती है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप में सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? कौन सी तरंग? तो ये P तरंग पहुंचती है, ये L तरंग नहीं पहुंचती है, गलत है। यहाँ पे PSL तरंग होती है, तरंग, ये PSL तरंग होता है, जिसमें पृथ्वी पे सबसे पहले P तरंग पहुंचती है। इसका आंसर आपका P तरंग होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी पे सबसे पहले
पी तरंग पहुंचती है। याद रखिएगा भूकंप में कि पृथ्वी पे सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम डॉक्टर चेतन सर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर के माध्यम से। सुनामी का संबंध किससे है? भाई सुनामी कहाँ आता है जी? सुनामी आता है, बोलो एक बार। सुनामी आता है समुद्र में। इसका आंसर होगा समुद्र। सुनामी ये नहीं होगा, ये गलत है, समुद्र होगा। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। बिल्कुल आपने सही सुना, सुनामी समुद्र में आता है। चलो अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो भूमि विकास बैंक होते हैं बड़े बड़े, ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कृषक महाजन नहीं, प्राथमिक कृषि साख समिति नहीं, भूमि विकास बैंक जो बैंक होते हैं ना, भूमि विकास ग्रामीण बैंक, ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, अधिक दिनों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। याद रखना बच्चों इसको, ये अधिक दिनों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र। याद रखना, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है इसको, प्राथमिक क्षेत्र। और शिक्षा जो है ये भी सेवा क्षेत्र में आएगा, सेवा में आएगा, लेकिन ये तीसरा क्षेत्र को डायरेक्ट सेवा क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना बच्चों, याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? नई आर्थिक नीति जब लागू हुआ था, एनईपी, नई आर्थिक नीति को हम बोलते हैं एनईपी, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। इसमें उदारीकरण भी था, टैक्स को कम किया गया था, निजीकरण भी था और वैश्वीकरण भी था। जब तीनों था तो इसमें होगा इनमें सभी, इनमें सभी। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कितना रुपया लगता है? याद रखिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कितना रुपया लगता है आवेदन शुल्क? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता द्वारा कोई रुपया नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कोई रुपया नहीं लगता है। और ये 20 क्वेश्चन कराए हैं आपके एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से। कैसा क्वेश्चन है चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए? और इसमें और क्वेश्चंस रहते हैं 48 क्वेश्चन तक, अभी 20 किए हैं, 28 बाकी है। चैट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर। जय हिंद, जय भारत।